हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम कॉर्पोरेट लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 5 यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स इसको बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, ये सिर्फ कागजों पर लिखे हुए रूल्स हैं या फिर ये सचमुच में एक रियल वर्ल्ड शील्ड है, एक कवच है जो कंपनीज और हम जैसे इन्वेस्टर्स को बचाता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ओके, सो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके कवर करेंगे, फाउंडेशन से शुरू करके कमिटीज, लैंडमार्क केसेस, डिस्क्लोजर्स और आखिर में स्टैट्यूटरी पिलर्स तक। एम ये है कि एग्जाम आते आते आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाएं। तो सबसे पहले आइए आखिर ये समझें कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स हैं क्या चीज़, इनकी शुरुआत कैसे हुई और इंडिया में ये सजेशंस से सख्त कानून यानी स्टैट्यूट्स तक कैसे पहुंचे। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी की रूल बुक है, एक ऐसा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि कंपनी को कैसे डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाएगा। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है कंपनी से जुड़े हर इंसान के इंटरेस्ट को बैलेंस करना, चाहे वो बड़े शेयर होल्डर्स हों, छोटे इन्वेस्टर्स हों या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज, सबके लिए फेयरनेस। अब देखिए, ये स्लाइड बहुत ही कमाल की है। ये आपको इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पूरी जर्नी एक झटके में समझा देगी। पहले था एक ट्रस्ट मी मॉडल, मतलब सब कुछ वॉलंटरी था, अच्छा है तो कर लो। और फिर हम शिफ्ट हुए एक शो मी मॉडल पर, जहां सब कुछ मैंडेटरी है, कानून है, और अगर फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। फ्रॉम गुड टू हैव टू मस्ट हैव। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा फ्रेमवर्क बना कैसे। अब हम उन एक्सपर्ट कमिटीज की बात करेंगे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, मॉडर्न इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नींव रखी, उसके आर्किटेक्ट्स बने। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक क्राइसिस एंड रिस्पॉन्स की कहानी बताता है। मतलब जब भी कोई बड़ा क्राइसिस हुआ, कोई स्कैंडल हुआ, तभी एक कमिटी बनी और नए बेहतर रूल्स आए। हर कमिटी एक मार्केट फेलियर या ग्लोबल स्कैम का डायरेक्ट रिएक्शन थी, जैसे कि कुमार मंगलम बिरला कमिटी, जिन्होंने क्लॉज 49 इंट्रोड्यूस किया। ये एक गेम चेंजर था क्योंकि इसने पहली बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सेबी के लिस्टिंग एग्रीमेंट का एक मैंडेटरी हिस्सा बना दिया। अब आते हैं उदय कोटक कमेटी पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिकमेंडेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी का मेन फोकस था बोर्ड को ज्यादा इंडिपेंडेंट और डाइवर्स बनाना। देखिए, मिनिमम 6 डायरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी जरूरी है, और बोर्ड की 50% मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये सब बोर्ड की डिसीजन मेकिंग को प्रोमोटर के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए था। और ये टेबल, ये तो आपके एग्जाम रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है, एक परफेक्ट समरी। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे बिरला कमेटी से लेकर कोटक कमेटी तक लगभग 20 सालों में हमारे रूल्स एक ज्यादा इंडिपेंडेंट और डाइवर्स बोर्ड की तरफ बढ़े हैं। ये प्रोग्रेस साफ दिखता है। ओके, अब बात करते हैं उन रियल वर्ल्ड इवेंट्स की, उन स्कैंडल्स की, जिन्होंने इन सब बदलावों को लाने पर मजबूर कर दिया। ये मामले सिर्फ केस स्टडीज नहीं हैं, ये वो कैटलिस्ट्स हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को किताबों की थ्योरी से निकालकर सख्त कानून बना दिया। और इसकी शुरुआत हम उस केस से करेंगे जिसने इंडिया के पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नींव हिला दी थी, द सत्यम स्कैम। एग्जाम के लिए ये केस लॉ तो समझ लीजिए मस्ट नो है। ये नंबर देखिए, 7,136 करोड़। कंपनी के चेयरमैन ने खुद माना कि उन्होंने सालों तक कंपनी के बैलेंस शीट को इतने अमाउंट से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। उन्होंने फर्जी, मतलब गोस्ट कैश बैलेंसेस क्रिएट किए जो अस्तित्व में थे ही नहीं। सोच सकते हैं आप? तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? सत्यम स्कैम एक ब्रेकिंग पॉइंट था दोस्तों। इसने साबित कर दिया कि हमारा पुराना सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था। और इसी स्कैम के डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में आया हमारा नया कॉम्प्रिहेंसिव कंपनीज एक्ट 2013। इसमें ऑडिटर रोटेशन मैंडेटरी कर दिया गया, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी बढ़ा दी गई और एसएफआईओ जैसी पावरफुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई गई। इसके बाद आता है सहारा केस। ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सेबी को इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। इसने साबित किया कि सेबी के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, खासकर जब कंपनीज कानून में लूप होल्स ढूंढने की कोशिश करती हैं। और पूरे केस का फैसला इस एक नंबर पर टिका था, 50 से ज्यादा लोग। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप 50 से ज्यादा लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं बल्कि एक पब्लिक ऑफर माना जाएगा। और जैसे ही वो पब्लिक ऑफर बना, वो सेबी के जुरिस्डिक्शन में आ गया। तो इसका नतीजा क्या निकला? इस केस ने एक बहुत ही पावरफुल प्रेसिडेंट सेट किया। मैसेज साफ था, आप बस नाम बदलकर एक पब्लिक इशू को प्राइवेट प्लेसमेंट बोलकर रेगुलेटर को धोखा नहीं दे सकते।
इस केस ने सेबी की भूमिका को इन्वेस्टर के सबसे बड़े गार्जियन के रूप में सीमेंट कर दिया। तो इन बड़े बड़े स्कैंडल्स के बाद पूरा फोकस एक चीज पर आ गया, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे डिस्क्लोजर्स यानी जानकारी को सार्वजनिक करना अच्छे गवर्नेंस की सनलाइट बन गया। और ये कोट इस आइडिया को बिल्कुल आसान शब्दों में बताता है। सच तो ये है कि ज्यादातर कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स की जड़ जानकारी को छुपाने में ही होती है। इसका इलाज क्या है? फुल, फेयर एंड टाइमली डिस्क्लोजर। अब इस टेबल पर बहुत ध्यान से देखिए। ये जो शिफ्ट हुआ है ना BRR से BSRS, ये मामूली बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अब कंपनियां सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं देंगी, उन्हें अपने एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस यानी ESG इम्पैक्ट का भी हिसाब देना होगा। और वो भी कहानियों में नहीं, बल्कि सॉलिड, मेजरेबल डेटा के साथ। तो ये सारे कोड्स, सारे डिस्क्लोजर्स, इन सबको सपोर्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में 2 मजबूत स्तंभ, 2 पिलर्स बनाए गए हैं। चलिए इन इन्फोर्सर्स को ठीक से समझते हैं। पहला पिलर है सेक्शन 149, जो बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोर्ड की आंख समझ सकते हैं, एक ऐसी निष्पक्ष आंख जिसका काम है सभी शेयर होल्डर्स, खास करके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और इस रोल को सच में इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कानून में बहुत सख्त नियम है। आईडी का कंपनी से कोई मटीरियल रिलेशनशिप नहीं हो सकता, वो एक प्रमोटर नहीं हो सकता, और उनका टेन्योर भी लिमिटेड है। ये सब इसलिए है ताकि उनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अच्छे गवर्नेंस के लिए हो, ना कि प्रोमोटर्स के लिए। और दूसरा पिलर है सेक्शन 77, जो ऑडिट कमेटी बनाता है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आंख है, तो ऑडिट कमेटी ढाल है, एक शील्ड। इसका काम है कंपनी की फाइनेंशियल इंटेग्रिटी को मैनेजमेंट के गलत इन्फ्लुएंस से बचाना। और इस कमेटी को असली पावर दी गई है। इसके ज्यादातर मेंबर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को ओवरसी करती है, किसी भी मामले की जांच कर सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये विजिल मैकेनिज्म यानी विसल ब्लोअर पॉलिसी को मैनेज करती है। बेसिकली ये ऑडिटर्स और बोर्ड के बीच का एक डायरेक्ट ब्रिज है, जिससे कुछ भी छिपाया ना जा सके। चलिए आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसे एग्जाम के लिए 30 सेकंड में रीकैप करते हैं। रेडी? ठीक है, रैपिड फायर रिवीजन। CGI इंडिया में वॉलंटरी से मैंडेटरी बना। की कमिटीज बिरला, क्लॉज 49 के फादर, नरेश चंद्रा, ऑडिटर इंडिपेंडेंस, कोटक, बोर्ड डाइवर्सिटी, सत्यम स्कैम, कंपनीज एक्ट 2013 का कैटलिस्ट, सहारा केस, सेबी की पावर, डिस्क्लोजर्स, BRR से BSRR यानी ESG फोकस, और 2 पिलर्स, सेक्शन 149 द आई यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और सेक्शन 177 द शील्ड यानी ऑडिट कमेटी। गॉट इट? अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन आपके लिए। बताइए, किस कमेटी को फादर ऑफ क्लॉज 49 कहते हैं? बिल्कुल सही, द कुमार मंगलम बिरला कमेटी। और एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यम स्कैम का सबसे बड़ा लेजिस्लेटिव आउटकम, यानी उसके बाद कौन सा बड़ा कानून बना? एग्जैक्टली, द कंपनीज एक्ट 2013। इस स्कैम ने पूरे कंपनी लॉ को बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अब आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुख्य स्तंभों को मास्टर कर लिया है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। तो अब जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस मास्टर कर चुके हैं, हमें बताइए अगला कौन सा लीगल मेज है जिसे हम आपके लिए आसान बनाएं।